नमस्ते बच्चों, संकुलम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं कक्षा 10 का विषय कंप्यूटर, जिसका पूरा नाम है कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, भाग 2। भाग 1 आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, यह है भाग 2। भाग 2 के अंदर हम आज जो प्रश्न कवर करने वाले हैं, देखिए मैंने क्या किया है, इस पार्ट में मैं लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत छोटा और बहुत तीव्र कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए चालू करते हैं वो सारे प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। कक्षा 10 और विषय कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड। चलिए पहला प्रश्न, किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम, ये देखिए अनुक्रम, अनुक्रम का अर्थात होता है या किसी क्रम, अनुक्रम यानी कि क्रम में या किसी सीक्वेंस में या किसी ऑर्डर में जमाने को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो किसी भी कॉलम में जो टेबल होती है, उस टेबल के किसी किसी भी कॉलम में जो संख्याएं होती है या जो भी आइटम होते हैं उनको किसी भी क्रम में जमाना, किस क्रम में, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाते हैं, उस जमाने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉर्टिंग। SORTING, सॉर्टिंग कहते हैं। कॉलम में संख्याओं या किसी भी आइटम्स को जानकारी को जमाना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग दो प्रकार से हो सकती है, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो ये आपका एक प्रश्न यहाँ से पूरा तैयार होता है। पूरी पूरी संभावना है कि ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है और आया भी है पहले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसमें डिफॉल्ट रूप से कितने शीट होते हैं। जब भी कहीं अपन एक्सेल की नई फाइल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल 2007 की अगर बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितने शीट होते हैं। बाय डिफॉल्ट उसमें आते हैं होते हैं 3 शीट आती है। कितनी आती है, 3 शीट आती है। और उनका नाम भी क्या है वो भी याद रख लो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। शीट का नाम, पहली शीट का नाम होता है शीट 1, दूसरी शीट का नाम होता है शीट 2 और तीसरी शीट का नाम होता है शीट 3। इस प्रकार से डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में कितनी शीट होती है, 3 शीट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। यह रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग करके, निम्न में से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को अन्य सेल फॉर्मेट पर कॉपी किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले बात करें सेल फॉर्मेट। सेल फॉर्मेट क्या होता है, सेल तो आपको पता है क्या होता है, जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं उसको कहते हैं सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। अब सेल का फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब स्टाइल, कि वो जो सेल है उसके ऊपर आपने क्या क्या स्टाइल लगा रखी है, उसके ऊपर टेक्स्ट कैसा है, टेक्स्ट की साइज क्या है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट अंडरलाइन है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये जितनी भी फॉर्मेटिंग उसके ऊपर, जितनी भी स्टाइल, जितना भी मेकअप उसका किया होता है उसको बोलते हैं सेल फॉर्मेट। और ये सेल फॉर्मेट किसी अन्य सेल पर कॉपी कैसे करते हैं, तो कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है फॉर्मेट पेंटर। क्या है, फॉर्मेट पेंटर। देखो नाम से ही क्लियर है, फॉर्मेट, सेल का जो फॉर्मेट होता है उसकी पेंटिंग कर देता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर। तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर से सेल का फॉर्मेट जो है किसी अन्य सेल पर कॉपी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, एक सुविधा है या एक ऐसा फीचर है जो निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार ही डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है। देखो सबसे काम की चीज यहाँ पर है निर्दिष्ट मापदंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमने जो मापदंड दिया है, हमने जो टर्म्स एंड कंडीशन दी है उसके आधार पे ही डेटा को कॉलम में दिखाए। ऐसा फीचर क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है फिल्टरिंग। फिल्टर करना, डेटा को क्या करना, फिल्टर करना। देखो आप इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। ई कॉमर्स में आप शॉपिंग करते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पे शॉपिंग करते हो, तो आप जो शॉपिंग करते हो तो वहां पे आते हैं फिल्टर। वहां पे आप फिल्टर में क्या कर सकते हो, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, कितने रुपए का चाहिए, है ना, किस प्राइस रेंज में चाहिए, और आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कौन सी कलर का चाहिए, कौन सी साइज का चाहिए, कितने वजन का चाहिए, वो सब अप्लाई करके और फिर आप ओके करते हो। तो आपने जो मापदंड दिए हैं उन मापदंडों के आधार पे जो डेटा दिखाई देता है वो आपका डेटा होता है। तो वो डेटा किस तरीके से आता है, फिल्टरिंग, उसको क्या कहते हैं, फिल्टरिंग कहते हैं। फिल्टरिंग का अर्थ होता है डेटा को छानना। जैसे कि मान लो कहीं पे कुछ किसी कक्षा के बच्चों की जानकारियां हैं, मुझे वहां पर देखना है कि केवल लड़कियों की जानकारियां चाहिए, है ना, अर्थात कि छात्राओं की, केवल लड़कों की, केवल छात्रों की संख्या चाहिए, या
35 अंक से अधिक वाले छात्र चाहिए, उन छात्रों के ही नाम दिखाओ जिनके 35 से अधिक आए हैं, बाकी मत दिखाओ। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, इसको फिल्टरिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक या किस सिंबल के साथ में शुरू करना चाहिए। एक्सेल में क्या होता है, हम फॉर्मूले लगा सकते हैं, और उन फॉर्मूलों को शुरू करने के लिए कोई भी फॉर्मूला आप लगाओ। एक्सेल में 200-250 प्रकार के फॉर्मूले फंक्शन होते हैं। हर प्रकार के फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है। कौन सा चिन्ह लगाना पड़ता है, इसका ऑप्शन है अ बराबर, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद ही फॉर्मूला लिखना चाहिए, ये याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुंजी जो कुंजी आप स्पेलिंग की जांच करने के लिए दबाते हैं वो क्या है। देखिए एक्सेल में जब भी आप कुछ टाइप करते हैं ना, तो हो सकता है कि टाइपिंग करते समय गलती हो जाए, कीबोर्ड से आप गलत स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं, या तो जानबूझ के या फिर हो सकता है गलती से टाइप कर दे। तो उस स्पेलिंग को जांचने के लिए एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपकी टाइप की हुई स्पेलिंग को चेक करता है। तो स्पेलिंग की जांच एक इसमें फंक्शन होता है, जिससे कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसकी स्पेलिंग की जांच कर सकते हो कि वो कहाँ कहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखी है, वो बता देता है। और स्पेलिंग की जांच करने के लिए F7 नाम का जो फंक्शन की है वो दबाया जाए। कीबोर्ड पे फंक्शन की होती है, सबसे ऊपर फंक्शन के बटन होते हैं, 12 फंक्शन के बटन होते हैं। F1 F2 F3 F4 ऐसे करके F12 तक 12 बटन होते हैं। उसमें से 7वें नंबर का F7 नंबर का जो बटन है वो स्पेलिंग की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए ये तो थे छोटे छोटे प्रश्न, यानी कि आपके विकल्प वाले। अब आते हैं थोड़े से अति लघु उत्तर टाइप के प्रश्न। 1 या 2 नंबर में ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनकी तैयारी जरूर करें। चलिए, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल कितनी वर्कबुक या वर्कशीट प्रदान करता है, एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट प्रदान करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि डिफॉल्ट रूप से जो एक्सेल है वो वर्कबुक में कितनी वर्कशीट, 3 वर्कशीट प्रदान करता है। कितनी करता है, 3 वर्कशीट प्रदान करता है, और उनके नाम क्या है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक लाइन में इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, किस कमांड का उपयोग वर्कबुक को सहेजने यानी कि सेव करने के लिए किया जाता है। देखो कोई भी फाइल आपने बनाई, कोई वर्कबुक बना दी, उसमें कुछ जानकारी वगैरह डेटा जो भी आपने लिखना था लिख दिया, अब उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए कौन कौन से 2 तरीके हैं, कौन सी कमांड है। तो देखो 2 तरीके हैं। अगर आप कीबोर्ड से करते हो तो कंट्रोल, कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन होता है सबसे नीचे, शिफ्ट के नीचे राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में। कंट्रोल के साथ में एस दबाओगे तो कंट्रोल एस, एस फॉर सेव, तो कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। या फिर माउस से अगर करते हो तो फाइल मेनू में जाके सेव का ऑप्शन पे माउस से ऐसे क्लिक कर सकते हो। फाइल मेनू में जाके और क्लिक कर सकते हो, ये माउस से है। कीबोर्ड से अगर कमांड बतानी है तो कौन सी कमांड है, कंट्रोल प्लस एस, ये 2 कमांड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में टेक्स्ट और मान की जो प्रविष्टियां हैं वो सेल में किस ओर संरेखित यानी कि अलाइन होती है। अलाइनमेंट मतलब एक तरफ झुक के बैठना, है ना। तो किस तरफ झुक के बैठते हैं। तो एक्सेल में जो भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का क्या मतलब होता है अब ये भी समझ लो। टेक्स्ट का मतलब होता है कि ऐसी ऐसी जानकारी जिसमें अल्फाबेट के लेटर भी आते हैं, ABCDEFGHZ तक। उसमें कुछ सिंबल भी आ सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कॉमा वगैरह, ये भी आ सकते हैं, हाइफन स्लेश, और नंबर भी आ सकते हैं। तो ऐसी जो जानकारी होती है उसको बोलते हैं टेक्स्ट, है ना। आप मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो व्हाट्सएप पे, तो वो जो टेक्स्ट होता है वो सेल के किधर होता है, बाईं और लेफ्ट साइड में अलाइन होता है। और जो मान मान यानी कि वैल्यूज जो होती है, जो नंबर होते हैं, संख्याएं होती है, वो किधर होती है, सेल के दाईं और राइट साइड में अलाइन होती है। तो संख्या जो है आप देखना कभी बैंक स्टेटमेंट में, बैंक का स्टेटमेंट है आपकी, बैंक की खाते की डायरी देखना, उसमें सारी संख्याएं जो है वो राइट साइड में लिखी होती हैं, और सारे टेक्स्ट जितने भी होते हैं, जानकारी जितनी भी होती है वो सारी लेफ्ट साइड में लिखी होती है। तो टेक्स्ट बाईं ओर, और मान यानी कि वैल्यू संख्याएं जो होती है वो दाईं ओर संरेखित यानी कि अलाइन होती है। ये 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न, 10 प्रश्न ही करते हैं, 10-10 प्रश्न करके कर लेते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनेंगे और आपको आसानी रहेगी। अगला, गो टू डायलॉग, गो टू, गो यानी जाओ, टू वहां पर अपन कहते हैं ना गो टू स्कूल, तो स्कूल जाओ, तो गो टू डायलॉग, जो गो टू डायलॉग बॉक्स है उसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। देखो गो टू डायलॉग बॉक्स होता क्या है और इसका उपयोग क्या है ये समझ लो। एक्सेल में मान लो मैंने वोटर आईडी का डेटा बनाया साहब, आपके गांव के, आपके शहर के जितने भी लोग वोट देने वाले हैं उन सभी की जानकारी है।
अब एक बार में स्क्रीन पे सभी तो दिखेंगे नहीं। अब किसी ने आके कहा कि सर मेरा नाम देख लो, आपने कहा ठीक है लाओ तुम्हारा नंबर बताओ। उसने कहा कि मेरा नंबर है 1535। अब बताइए कि 1535 तक जाने के लिए आपको कितना नीचे कीबोर्ड से ऐसे एरो 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 दबा के जाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है गो टू। गो टू का उपयोग करके आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन नंबर पर या सेल नंबर पर या रो नंबर पर डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, उसका शॉर्टकट होता है ये रहा F5। क्या होता है? F5 फंक्शन की देखी थी, उस फंक्शन की में 12 फंक्शन की होती है, उसमें F5 नाम की कमांड है। F5 वाले बटन का उपयोग करके आप डायरेक्ट गो टू बॉक्स को ओपन कर सकते हो। फिर उसमें आप जहां पर भी जाना चाहो, जिस भी लाइन पर या जिस भी कॉलम पर जाना चाहो, वहां पे डायरेक्ट जा सकते हो। तो गो टू डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए F5 कमांड का उपयोग होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जस्ट 2-3 मिनट पहले, कि F7 कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये आपको कमेंट में करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। F7 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, F5 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, और कंट्रोल एस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये तीन चीजें याद रखना, और याद आ जाए तो कमेंट में जरूर बताना। अभी इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए यहीं पर रोकते हैं। 10 प्रश्न हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अगले प्रश्नों के लिए अगले पार्ट में जरूर मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में वीडियो को रोक कर जरूर लिखें और बार बार इनका अभ्यास करें। यही प्रश्न अमूमन हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपकी तैयारी इन्हीं प्रश्नों से बहुत स्ट्रांग होगी। और किसी भी टाइप के वीडियो देखना है तो हमारे चैनल संकुलम क्लासेस ऑफिशियल पर जाकर आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।